तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं सीधे मेरे सहयोगी पल्लवी के पास, क्योंकि उनके साथ हैं फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। बजट पेश हो चुका और उसके बाद क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री का ड्रीम बजट है। अच्छे दिन आएंगे कि नहीं, हमारे साथ हैं वित्त मंत्री मिस्टर अरुण जेटली। जेटली जी, सबसे पहले जो आप लोगों के बजट का विरोध इस बात पे हुआ है, और आपके अच्छे मित्र और पुराने पूर्व मुख्यमंत्री ने ही कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत भी नहीं हो पाया होगा शायद, लेकिन कांग्रेस मुक्त बजट ही नहीं हो पाया। और सोनिया गांधी ने खुद ये बयान दिया है कि आप लोगों ने सिर्फ नाम बदले हैं, लेकिन जो स्कीम यूपीए के समय थे उसी स्कीम को आपने जारी रखा। देखिए, कांग्रेस एक विचित्र दल है। आधी कांग्रेस कहती है ये हमारा बजट है और आधी कांग्रेस कहती है बहुत खराब बजट है। अब एक परिवार के दो सदस्य कांग्रेस में हैं, एक ने कहा हमारा है, दूसरे ने कहा बहुत खराब है। तो इसलिए कांग्रेस की आलोचना को मैं बहुत सीरियसली लूं, क्योंकि उनकी कंसर्टेड स्ट्रैटेजी क्या है और वो पॉइंट क्या है जो बतलाने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे अभी स्पष्टता से समझ में नहीं आया। आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए आपने प्रधानमंत्री ने भी ये बात कहा था कि गोवा में जब वो थे उन्होंने कहा था कि हमें थोड़े दिन और इंतजार करना पड़ेगा। आपने भी वार्निंग सिग्नल्स दिए थे, लेकिन इस बजट से बहुत उम्मीद थी लोगों को। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है लोगों को, उनको लगा है खासतौर पे मिडिल क्लास को। देखिए, मिडिल क्लास तो बहुत खुश है इस बजट से। इस देश के मिडिल क्लास में एक व्यक्ति नहीं होगा जिसमें टैक्स रिलीफ नहीं मिला। मिडिल क्लास ये नहीं कहता कि मेरे टैक्सेस बढ़ा दिए जाएं। ये कांग्रेस की नीति थी जो हाई टैक्स गवर्नमेंट थी। मैं तो अपनी विचारधारा से ये मानता हूं कि लोगों की जेब में अधिक पैसा हो, वो खर्च भी ज़्यादा करें जिससे अर्थव्यवस्था चले, वो जोड़े भी ज़्यादा जो पैसा अर्थव्यवस्था के भीतर आए। मैं आज यकीनन कह सकता हूं कि पिछले 67 वर्ष में एक बजट ऐसा नहीं है जिसने एक पारी में तीनों श्रेणियों में 50-50 हज़ार की छूट दी है। कांग्रेस के बजट्स में मिलती थी तो एग्जेम्पशन 10,000 बढ़ता था, एग्जेम्पशन 20,000 बढ़ा, 1,80,000 से 2 लाख। लेकिन मैंने एग्जेम्पशन बढ़ाया, मैंने हाउसिंग लोन्स के लिए इंटरेस्ट सुविधा बढ़ाई, मैंने एटीसी की फैसिलिटी लाख से 1.5 लाख की। तो 3 श्रेणियों में 50-50 हज़ार रुपया बढ़ा देना, जिसमें हर व्यक्ति को 5-7 हज़ार से लेकर 40-45-50 हज़ार तक का लाभ मिले अगर वो अपनी टैक्स प्लानिंग करता है। मुझे नहीं याद कि इससे पहले किस बजट में इतनी सुविधा मिडिल क्लास को मिली हो। लेकिन कॉर्पोरेट जगत की अगर आप बात करें, उनको भी काफी उम्मीद थी आप लोगों से, एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट उनसे भी नजर आती है। मुझे ऐसी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिली। कॉर्पोरेट जगत चाहता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था तेजी से चले। मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि रास्ते में जो रोड ब्लॉक्स कांग्रेस ने स्वयं के लिए ही खड़े कर दिए थे, उन रोड ब्लॉक्स को मैं कैसे उठाऊं। पुराने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रोड मैप क्या है। मेरा पहला रोड मैप तो यह था कि मैं रोड को साफ करूं। आपने टाई अप कर दिया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स में, कोई ना कोई हल ढूंढकर उस विषय को मैं समाप्त करूं। जीएसटी सालों सालों से चर्चा चली आ रही है, मैं उसको आगे लेकर जाऊं। आपने एफडीआई में कोई निर्णय लेने थे तो ऐसे निर्णय लिए जहां पे जाकर एकदम ट्रैफिक जैम सिचुएशन समाज में पैदा हो जाए जो लागू ना हो पाए। तो मैंने जो सेक्टर्स खोलने थे उसके संबंध में मैंने निर्णय लिए। तो क्या ये रीथिंकिंग जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के लिए किया गया है, क्या ये कॉर्पोरेट जगत को ध्यान में रखते हुए, और क्या प्रधानमंत्री का भी कहते हैं कि बहुत हद तक उनका भी एक दखल था? देखिए, मैंने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पे 4 चीज की है। पहले इस बात को री एम्फसाइज किया है, मैं पार्लियामेंट के अधिकार नहीं छीन सकता। पार्लियामेंट को अधिकार है रेट्रोस्पेक्टिव कानून बनाने का, हर देश में है। दूसरा, नीति के नाते ये सरकार नहीं बनाएगी, ये मैंने भविष्य के लिए अश्योरेंस दिया। जो पुराना कानून आया उस कानून के तहत नए नोटिसेस असेसिंग ऑफिसर्स नहीं निकाल सकते, उसका मैंने मैकेनिज्म बना दिया। अब चौथी समस्या थी कि जो पिछली सरकार कर गई है मैं उसका क्या करूं। अब वो मामले कोर्ट में हैं, वो मामले आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल में हैं। मेरे पास 2 रास्ते से, या मैं लेजिस्लेशन से उस डिस्प्यूट को समाप्त करूं या कोर्ट अपने फैसले करता रहे, मैं उसको स्वीकार कर लूं। मैंने दूसरा रास्ता चुना है। इन एनी केस इट ब्रिंग्स दैट प्रोसेस टू एन एंड, ईदर बाय लेजिस्लेशन और बाय जुडिशियल वर्डिक्ट। मैं इस झगड़े में पड़ूं कि मैं लेजिस्लेशन लाकर लिटिगेशन में इंटरफियर करने लग पड़ूं
और फिर वही कांग्रेस मेरे ऊपर सवार हो जाए कि आप उनकी मदद कर रहे हो। तो इसलिए जो लीगली और पॉलिटिकली करेक्ट रास्ता था, मैंने वो रास्ता लिया है। इस देश के टैक्सेशन ढांचे की व्यवस्था की जो क्रेडिबिलिटी थी, विश्वसनीयता थी, कांग्रेस ने उसको समाप्त कर दिया था। जैसे पॉलिसी पैरालिसिस शब्द का प्रयोग होता था, वैसे टैक्स टेररिज्म का प्रयोग होता था। आज मैंने ये परिस्थिति खड़ी की कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूदन करने के लिए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के अलावा आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग पे बीसीओ लिटिगेशन कोर्टों में चल रही है, हजारों करोड़ रुपए उसमें फंसे हुए हैं, इन्वेस्टर उसकी वजह से दूर भाग रहा है। तो डिटेल गाइडलाइंस का लॉ लाना, मेरे पास सिर्फ 45 दिन थे ये सब कुछ करने के लिए। पर मिस्टर जेटली, मैंने आपको जितने भी सवाल पूछे उसमें सब आपने कांग्रेस का नाम लिया। आप लोग बार बार यही बात करते हैं और यही तर्क दिया जाता है सरकार की तरफ से कि हम लोग वो अच्छे दिन अभी नहीं ला पाएंगे, हमें रुकना पड़ेगा इसीलिए क्योंकि यूपीए ने खजाना खाली कर दिया। मुझे एक बात जब आप बजट लिख रहे थे, बना रहे थे, कि क्या आपके ध्यान में कांग्रेस जो करे थे उसको उल्टा करना था कि आपका भी अपना कोई एजेंडा? मैं कांग्रेस की चिंता ही नहीं कर रहा, लेकिन जो रुकावटें पैदा कर गए थे, रोड ब्लॉक्स पैदा कर गए थी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार, उस रोड को क्लियर करना मेरे लिए आवश्यक था। दूसरा, कई नए रास्ते, जैसे नए एफडीआई के मैंने एरियाज ढूंढे, रियल एस्टेट सेक्टर, टाउनशिप्स, इसके विजन के लिए जो दुनिया भर से पैसा आना चाहिए उसकी मैंने इंस्ट्रूमेंट्स, रीट्स वगैरह क्रिएट किए। इसके अलावा इस देश का टूरिज्म बने, बहुत सरल निर्णय था, बहुत पैसा खर्च नहीं होता इसमें, लेकिन ई वीज़ाज, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ाज आज के युग में, वीज़ा ऑन अराइवल, कुछ देशों को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, मैंने ये व्यवस्था पैदा की। बैंक कैपिटलाइजेशन, आज बैंक्स 58% लोगों तक पहुंच पाते हैं, लेकिन वो बैंक 100 तक पहुंचे, इसलिए बैंक्स अपनी सरप्लस शेयर होल्डिंग को निकाले, 51% तक सरकार के रखे, और उस शेयर होल्डिंग को बैंक्स ही अपनी इंक्लूजन बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग करें। ये सारे ऐसे निर्णय हैं जिसमें बहुत सरकारी जेब से लागत नहीं आती थी, लेकिन आप व्यवस्था को आगे बढ़ाने में उसका लाभ उठा सकते हो। लेकिन जीएसटी और डीटीसी की आपने बात की, लेकिन सबसे बड़ा रोड ब्लॉक विपक्ष उस समय का था। आप लोगों को बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे, उस समय के वित्त मंत्री भी कोशिश कर रहे थे। आप एक बात सुन लीजिए कि सरकार ने अपनी क्रेडिबिलिटी फेडरल स्ट्रक्चर के संबंध में बहुत कमजोर कर दी थी और इसलिए राज्यों को विश्वास नहीं था। आज भी सीएसटी कॉम्पेंसेशन 2010 से पेंडिंग है, दिया नहीं राज्यों को। मुझे पहले देना पड़ेगा उनको बनवाने के लिए कि इस कानून को पास करो। इसलिए उस वक्त की जो सरकार है, इट हैज इटसेल्फ टू ब्लेम फॉर इट। इसमें कोई विपक्ष का रोल था, ऐसा नहीं था। अब आप कैसे मनाएंगे? देखिए, क्योंकि क्या कांग्रेस शासित राज्य वो इस बार मानेंगे? क्या वहां से मैंने सब राज्यों से बात की है, 2 मीटिंग्स बुलाई हैं और मुझे राज्यों का पॉजिटिव नोट मिला है इस आधार पर कि मैं जो उनकी अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करूं। और उनकी अपेक्षाएं ये हैं कि सीएसटी कॉम्पेंसेशन दीजिए, 1-2 मसलों को जीएसटी से बाहर रखिए, और वो उन विषयों पे मैं उस रास्ते पे चलूंगा। अब मैं एफडीआई पे आती हूँ। एक कैबिनेट नोट कॉमर्स मिनिस्ट्री ने मूव कर लिया है ऑन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। बीजेपी इन अ सेंस एफडीआई के खिलाफ मानी जाती है, खासतौर पर एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल। अब आप लोगों को पैसे की जरूरत है, आपको सब्सिडीज कम करना है, क्या एक यू टर्न सा नजर नहीं आता? देखिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। गलत इसलिए है कि हम एफडीआई के खिलाफ कभी नहीं थे। हम सेक्टर वाइज एफडीआई को सोचते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, आज रेलवे इन्वेस्टमेंट स्टार्व्ड है और मेरे रेलवे में अगर सुविधाएं देने के लिए एक पैरेलल नेटवर्क और सुपरफास्ट ट्रेन्स बनाने के लिए निजी क्षेत्र का पैसा आता है, बाहर का आता है, एग्जिस्टिंग रेलवे तो सरकार चलाएगी, तो मैं उसका स्वागत करूंगा। मेरी देश में उसके लिए पैसा नहीं है। अगर डिफेंस में आज मैं 100% या 70% डिफेंस इक्विपमेंट विदेशों से खरीद रहा हूं, फॉरेन कंपनीज से ले रहा हूं, जो फॉरेन गवर्नमेंट चलाती हैं या गवर्नमेंट कंपनीज चलाती हैं या प्राइवेट कंपनीज चलाती हैं, मैं 51% इंडियन कंपनी से क्यों नहीं बनवा सकता उसको इंडिया में? तो यहां भी देश के हित में है, मेरा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। लेकिन मल्टी ब्रांड रिटेल में मेरे देश का उद्योग नीचे है। मेरे देश में कृषि को छोड़कर सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर जो है वो स्मॉल रिटेल है। मैं सिर्फ मल्टी ब्रांड रिटेल विदेशी दुकानें यहां खुलवाऊं और वो सामान चाइना से लाकर बेचें, तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ठप होता है
और जो मेरा अनस्ट्रक्चर्ड रिटेल है, जो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एग्रीकल्चर के बाद, जिसमें 4 करोड़ इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, 20 करोड़ जनसंख्या जिसके आधार पर चलती है, 1/6 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन इट, मैं उनको डिस्टेबलाइज कर दूं, तो हमें लगता था कि इस क्षेत्र में, सेक्टर में हमारे हित में नहीं है। तो ये हमारी सेक्टर वाइज पॉलिसी है। ये कोई पॉलिसी नहीं है कि अगर मैं एक क्षेत्र में एफडीआई के पक्ष में हूं तो मैं हर क्षेत्र में एक्सडीआई के पक्ष में हूं। तो एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल आप कंप्लीटली रूल आउट करते हैं? देखिए, अभी हमने पुरानों का क्या करना है इस पे कोई नीति नहीं ली, हमें इस पे चुप हैं, लेकिन हमारी पार्टी इसके खिलाफ थी। ये कोई हमारी सीक्रेट, राजनीतिक सीक्रेट नहीं है। दूसरा, ट्विटर पे इस बात पे निंदा की जा रही है कि आपने 100 करोड़ तो महिला सुरक्षा पे दे दिया, लेकिन 200 करोड़ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या सरदार पटेल। मैं आपको एक चीज बतलाऊं, ट्विटर खबर जानने का साधन नहीं है। आपकी सरकार सबसे ज्यादा यूज करती है। रिएक्शंस जानने का साधन हो सकता है। अब जितनी एक्सपेरिमेंटल स्कीम्स आती हैं देश में, जितनी एक्सपेरिमेंटल स्कीम्स आती हैं इस देश में, पहले ये साल 1/3 बीत चुका है, 1/3 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज गॉन। अगला 1/3 लग जाएगा ये पूरा डीपीआर योजना बनाने के लिए। तो मान लीजिए मैं कोई एम्स या कोई आईआईएम बनाने के लिए इस साल 50 या 100 करोड़ भी देता हूं, तो जब तक जमीन देगी राज्य सरकार, जब तक लक्ष्य पास होगा, डीपीआर बनेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस साल में वो 10 करोड़ खर्च पाएगी। फिर अगले साल में मुझे उसको 100-200 करोड़ और देना पड़ेगा। ये इस साल की एलोकेशन है। ये पूरी कोई इस देश की जिंदगी भर के लिए महिला सुरक्षा नहीं। कश्मीरी पंडितों के ट्विटर की समस्या ये है कि कम समझ के ऊपर प्रतिक्रिया देना। अब कश्मीरी पंडित, अरे इस साल 500 करोड़ दिया है, और अगर 500 करोड़ में अगले 8 महीने में कोई योजना बनती है और 2-3 महीने लग जाते हैं और आखिरी 6 महीने में इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं, मान लीजिए उनके लिए घर बनाते हैं श्रीनगर में या रिहेबिलिटेशन के लिए जम्मू में, इस बार तो जमीन ही नहीं आ पाएगी। तो इसलिए ये इस साल की वैल्यू है, नेक्स्ट ईयर दोबारा आएगी। और मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी हुई कि जो पार्टी 50 साल इस देश सत्ता में रही, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहने लगे अरे 100 करोड़ में क्या होगा। अरे 100 करोड़ इस साल की सैंक्शन है, ये साल 1/3 बीत चुका है, 1/2 और योजना बनाने में बीत जाएगा, तो 2-3 महीने में जितना खर्च होगा उसके लिए पर्याप्त है ये पैसा। अगले साल दोबारा इसका एलोकेशन होगा। बजट 10 साल का नहीं है, बजट 1 साल का है। इसलिए आप ये समझ लीजिए, जहां तक सरदार पटेल का है, मुझे लगता है कि ना ट्विटर वालों को और ना ही कांग्रेस पार्टी को सरदार पटेल के नाम पे कोई एतराज होना चाहिए। आपने 600-700 संस्थाएं एक परिवार के नाम पर खड़ी कर दी, और एक स्टैचू अगर सरदार पटेल का बनता है तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं आपको बतला दूं, जब सरदार साहब की मृत्यु हुई थी तो मंत्रिपरिषद की बहस हुई, और वरिष्ठ मंत्रियों की तो ये अपेक्षा थी कि जिस आदमी ने इस देश को ये मानचित्र, इंडिया ओज इट्स ज्योग्राफी टुडे टू सरदार पटेल, और उनकी डिमांड थी कि ये स्टैचू विजय चौक में बनना चाहिए, जो बाद में पंडित जी ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पे बनने की अनुमति दी थी। द इनिशियल डिमांड वाज टू हैव इट राइट आउटसाइड पार्लियामेंट इन विजय चौक। खैर नहीं बना, दूर बना थोड़ा सा, लेकिन अगर राज्य सरकार कर रही है, मुझे इस बात का गर्व है कि हमारी सरकार उस प्रोजेक्ट के साथ खर्च है। मनरेगा, और अगर मैं आपको कहूं, किसी व्यक्ति को इस बात की रंजिश है कि सरदार साहब के नाम पर 200 करोड़ खर्च हो रहा है, तो सरदार साहब ना होते शायद इस देश की ये ज्योग्राफी ना होती। चलिए, मनरेगा लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये जो है ये यूपीए के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स माने जाते थे। 10 जनपद या सोनिया गांधी के करीबी के बिल्स, एक्ट्स माने जाते थे। उसमें भी आप थोड़ा सा ट्वीकिंग कर रहे हो, उसमें भी थोड़ा सा बदलाव कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी इसको विच हंटिंग की तरह देखती है? देखिए, रेवेन्यू मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, हर चीफ मिनिस्टर कहता है कि ये लैंड एक्विजिशन एक्ट विकास के लिए रुकावट बन रहा है। मैं किसानों को ज्यादा मुआवजा मिले, मैं इसके पक्ष में हूं, लेकिन उस प्रक्रिया को असंभव कर दिया जाए, मैं इसके पक्ष में नहीं था, लेकिन हो गया। और इसलिए मैं आपसे उदाहरण मांगता हूं, आज इस देश में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कैसे जमीन आएगी? मैं अमीर आदमी के घर की बात नहीं कर रहा, मैं अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहा हूं। आज रूरल रोड्स के लिए कैसे आएगी? मैं डिफेंस मंत्रालय में एक मीटिंग ले रहा था, तो नेवी के अधिकारियों ने मुझे कहा, सर नेवी इज नॉट एन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो नेवी को अगर किसी पोर्ट के ऊपर अगर अपनी बर्थ बनानी है और वो कोई लैंड अक्वायर करना है वहां पर, तो उनको भी 4 साल और 9 महीने लगेंगे नेवी के लिए लैंड मिलने में, अगर अक्वायर होता है। तो इसलिए ये जो कानून बना है, मुआवजा बढ़ाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन विकास के लिए जमीन चाहिए। इस देश विकास को इस देश ने अभी गुड बाय नहीं किया। वी हैवंट सेड गुड बाय टू डेवलपमेंट इन दिस कंट्री। और दिक्कत आती है, मेरी तो दो तरफ से आलोचना हो सकती है। एक लोग कह रहे हैं कि आप एसेट क्रिएशन क्यों कर रहे हैं, मनरेगा शुड बी जस्ट मनी गोइंग डाउन द ड्रेन विदाउट एसेट क्रिएशन, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। दूसरे आलोचकों का, जो टेलीविजन स्टूडियो में पंडित बैठते हैं आपके यहां, वो कह रहे हैं कि इसको अबैंडन कीजिए। लेकिन मैंने ये रास्ता चुना है कि इस देश में रूरल एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए और इस देश में एसेट क्रिएशन भी चाहिए। और एंटनी जी को आप क्या कहना चाहते हैं जब वो कहते हैं कि एफडीआई इन डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होता है? देखिए, 100% विदेशी कंपनी और विदेशी सरकार से खरीद लीजिए, लेकिन 51% अगर इंडियन कंपनी होगी उससे खरीदोगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा। मुझे एंटनी साहब का यह तर्क बिल्कुल समझ में नहीं आया। यू कैन बाय 100% फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, फ्रॉम कंपनीज ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स, बट डोंट बाय फ्रॉम अ 51% इंडियन हेल्ड कंपनी। मिस्टर जेटली, मैंने कल अपने वाइफ से बात किया, तब उन्होंने कहा कि शी इज़ वेरी हैप्पी विद द बजट और हाउस होल्ड पे कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। लेकिन आप को कुछ अफसोस है जो आप करना चाहते थे वो आप इस बजट पे नहीं कर पाए और आगे करेंगे? देखिए, ये तो आरंभ है, इट्स द बिगिनिंग। मैं अपना फिलॉसफी आपको बतला दूं, मैं बिल्कुल हाई टैक्सेशन में विश्वास नहीं करता और इसलिए आज सरकार की जेब में पैसा बहुत कम था। ये तो मुझे एक लेगेसी विरासत में मिला था। और कल अगर मेरी जेब में पैसा ज़्यादा होता है सरकार की, तो मैं टैक्स पेयर को सबसे कम बर्डन करना चाहूँगा। मैं उदाहरण देता हूँ, एक एम्प्लॉय को, आप भी उसमें शामिल होंगे, 800 रुपये महीना कन्वेंस का डिडक्टेबल है। मेडिकल के लिए साल का एक परिवार के लिए 15,000। अब परिवार में एक व्यक्ति भी कोई डिजीज है तो 15,000 क्या है आज के युग में। अब इन क्षेत्रों को आगे देखने के लिए ये आवश्यक है कि मेरी जेब में थोड़ा सा पैसा हो। मेरी नीयत स्पष्ट है, मेरी दिशा स्पष्ट है। मैं छोटे और मिडिल लेवल टैक्स पेयर के ऊपर बोझ नहीं देना चाहता, मैं उसको रिलीफ देना चाहता हूँ। ये आलोचना मैंने कहीं पढ़ी कि ये बीजेपी की कंस्टिट्यूएंसी या मिडिल क्लास, आप उसकी मदद करना चाहते हो। तो मैंने तो अपने बजट में 3 बार शब्द का प्रयोग किया कि इस देश के कई गरीब लोग ऐसे हैं जो एस्पायर करते हैं, एस्पिरेशनल क्लास हैं, और दे आर अ पार्ट ऑफ द न्यू मिडिल क्लास नाउ। और इसलिए इस मिडिल क्लास का साइज देश में बढ़े, वो एक विकास का चिन्ह होगा। मुझे उस पर कोई कहने में संकोच नहीं है कि गरीब आदमी और ये क्लास मेरी प्रायोरिटी और प्रेफरेंस रहेगी। मिस्टर जेटली, जाते जाते 1-2 सवाल और। सबसे पहला, कल सोनिया गांधी ने खुद कहा कि आप लोगों ने जो आईटी का एग्जेम्पशन नोटिस पे सवाल उठाया है वो पॉलिटिकल विच हंटिंग है। देखिए, अगर कानून टूटता है तो उसकी लेजिटिमेट इंक्वायरी होगी। हर राजनीतिक दल को अधिकार है पैसा इकट्ठा करने का। उसकी कंडीशन है कि वो पैसा सिर्फ पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। इसीलिए इनकम टैक्स की छूट है उस पैसे पर। इट्स टैक्स एग्जेम्प्टेड मनी। जो पैसा आपके और मेरे पास लिए खर्च होना चाहिए था, अगर उस पर टैक्स आता तो ये पैसा टैक्स एग्जेम्प्ट दिया गया ताकि पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी में अपनी एक्टिविटी चलाए। उस पैसे को आपने एक न्यूज़पेपर कंपनी को डाइवर्ट कर दिया। न्यूज़पेपर कंपनी ने अखबार बंद कर दिया था, उसको आगे एक प्रॉपर्टी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया और उस पैसे का इस्तेमाल अब रियल एस्टेट के लिए हो रहा है। द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन इज वायलेटेड। डॉक्टर स्वामी ने एक कंप्लेन की इनकम टैक्स विभाग को। इनकम टैक्स विभाग ने उन दोनों कंपनियों से पूछा कि सच में तुम्हारे पास क्या एग्जेम्प्टेड पैसा आया है, तो आप बताइए आपकी आमदनी क्या है, आपके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, आप काम क्या करते हैं और अपनी बैलेंस शीट दीजिए, आपके पास पैसा कहां से आया। अगर वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल मनी हमारी रियल एस्टेट बिजनेस में लगी हुई है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी से पूछ सकते हैं, भाई तुम पॉलिटिकल पैसा उधर काय को बेच रहे हो। क्या मैं बीजेपी का पैसा जो टैक्स एग्जेम्प्टेड मनी है किसी बिजनेस हाउस को दे सकता हूं? और अगर सरकार कहे कि इसकी हम जांच करना चाहते हैं कि टैक्स एग्जेम्प्टेड मनी कोई मिसयूज ना हो, तो इसमें विच हंट क्या है, आप जवाब दीजिए। इफ द कांग्रेस पार्टी हैज अ रिप्लाई ऑन मेरिट्स, दे मस्ट गिव दैट रिप्लाई। सोनिया गांधी का यह भी कहना है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का पोस्ट उनको मिलना चाहिए और आप लोग जो कर रहे हैं और डिनाई कर रहे हैं वो एकदम गलत है। देखिए, शी शुड स्टडी हिस्ट्री एंड कंटेम्पररी पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। 1952, 1957, 1962 और 1967 चारों बार
कांग्रेस पावर में थी, किसी की 55 सीट नहीं आई लोकसभा में, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। 77 का एक्ट, उसका संबंध सिर्फ सैलरीज और परकोसेट से है। वो पास होने के बाद 80 और 84 का इलेक्शन तो 77 के बाद हुआ। कांग्रेस पावर में थी, कोई ऑफिशियल लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। आज उनका कहना यह है कि जो नियम हम दूसरों पे लागू करते थे, जो 1952 पे चला आ रहा है, वो आज मुझे तकलीफ दे रहा है, और क्योंकि मैं ऑपोजिशन में हूं और मेरे 55 नहीं आए, तो इसलिए कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप मुझे दे दो। मतलब उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पोस्ट नहीं मिलेगा? वो कह रहे, देखिए ये स्पीकर तय करेंगे, वो स्पीकर तय करेंगे। लेकिन जो कानून 1952 से चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस हार गई, वो कानून बदल दिया जाए, उस कानून का अर्थ बदल दिया जाए। ये तो इंदिरा जी ने इमरजेंसी में किया था कि जब भ्रष्टाचार का आरोप मेरे चुनाव पे लगेगा तो मैं बैकडेट से चुनाव बदल, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया था उन्होंने। और आखिरी सवाल, अध्यादेश की बात करें, ट्राइबल की, क्या उसकी जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी, और इसलिए जरूरत थी कि नंबर 1, किसी भी प्रधानमंत्री को अपना सहायक चुनने का अधिकार होता है। अब जब नृपेंद्र जी को चुना उन्होंने, तो एक सवाल आया, वो TRAI के मेंबर चेयरमैन रह चुके हैं। इस देश में कम से कम 10-12 रेगुलेटर हैं। सभी रेगुलेटर्स में सामान्य परंपरा है और नियम में लिखा है कि रेगुलेटर रेगुलेशन से हटने के बाद 2 साल तक सरकार में वापस नहीं जा सकता। लेकिन इस कानून में लिखा है कि जिंदगी भर नहीं जा सकता। तो इसको उन कानूनों के साथ पैरिटी पे लाना, और प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि 8 साल पुराना कोई रेगुलेटर मैं सहायक रखना चाहता हूं, तो दिस लॉ शुड बी इन पैरिटी विद द अर्लियर लॉज। ऑल लॉज इन गवर्नमेंट रिगार्डिंग रेगुलेटर्स मस्ट हैव पैरिटी। तो इसलिए उस पैरिटी को लाने की ये कोशिश की गई है। लेकिन अगर मान लीजिए इनको लगता है कि मेरा LOP पे केस नहीं है, मेरा ये मिसयूज ऑफ एग्जेम्प्टेड फंड्स पे केस नहीं है, इसलिए मैं अपना क्रोध यहाँ पे निकाल दूं, तो फिर मैलाफाइडी कौन कर रहा है, ये तो देश की जनता तय करेगी। चलिए, अच्छे दिन का इंतजार करते रहेंगे। IBN 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट।